नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैंने कांग्रेस की राजनीति को बहुत ही नज़दीक से 1989 से आज तक देखा है। 1989 से आज तक मतलब 36 साल हो गए जब मैं कांग्रेस की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखता आ रहा हूं। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव को एक प्रकार से प्रयोगशाला की तरह लिया है। और कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रयोग को आजमाने जा रही है, उसका मकसद 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को तैयार करना है। इसी क्रम में जब आज कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बिहार के लिए जो मास्टर प्लान है उसका एक प्रकार का संकेत दिया है, उसके बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा के इस चुनाव को जीवन और मरण का विषय बनाया है। जीवन और मरण मतलब आप देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं जीवन और मरण, चूंकि कांग्रेस पार्टी 1995 के विधानसभा चुनाव के बाद से कभी भी सत्ता की दावेदार नहीं रही है बिहार में। यह बात सही है कि इस बार भी यह बात कहना बेवकूफ़ी ही होगा कि कांग्रेस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते पर सत्ता की कोई दावेदार है। यह मैं नहीं कह सकता। इतना कोई अनजान व्यक्ति ही राजनीति से केवल इस बात का दावा कर सकता है। लेकिन एक बात मैं दावे से कर सकता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस पार्टी की बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तो बदलेगी ही, साथ ही राहुल गांधी भी जिस प्रकार का प्रयोग बिहार के चुनाव में करने जा रहे हैं उसका असर केवल इस चुनाव में नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में आप देखेंगे कि बिहार के बाहर भी जो अन्य राज्यों के चुनाव होने हैं, जैसे अगले वर्ष 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। फिर 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का विधानसभा का चुनाव है। तो जिस रास्ते पर कांग्रेस चल पड़ी है और जिसका संकेत कृष्णा अल्लावरू ने आज दिया, और याद रखिए कि कृष्णा अल्लावरू की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कृष्णा अल्लावरू के साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी मौजूद थे। इसमें क्या कहा कृष्णा अल्लावरू ने? कृष्णा अल्लावरू ने सबसे पहली बात कही, मैं बताऊंगा पूरा विस्तार से, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे आप। कृष्णा अल्लावरू ने सबसे पहला बयान किया दिया कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी द्वारा दी गई सीटें कांग्रेस को नहीं चाहिए, बल्कि कांग्रेस को वो सीटें चाहिए जहां से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन दिखा आपको। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अडिग है अपने निर्णय पर। मैं जनवरी से ही कहता आ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने कुछ फैसले कर लिए हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए और उन फैसलों पे कांग्रेस पार्टी अडिग है, राहुल गांधी अडिग है। तो पहला क्या कहा कृष्णा अल्लावरू ने कि कांग्रेस वो सीटें चाहिए कांग्रेस पार्टी को जहां से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सके, केवल लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी। ठीक है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा बात जो कांग्रेस पार्टी ने कहा, मैं भी लगातार कहता आ रहा हूं, जिस बात के तरफ कई लोग उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते कि कांग्रेस पार्टी इस बार किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार प्रस्तुत नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। मैं कोई भी बात कहता हूं तो तथ्य होता है उसके अंदर और तर्क होता है उसके अंदर। कोई आलतू फालतू बातें केवल नैरेटिव हवा बनाने के लिए मैं नहीं कहता। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। स्पष्ट कहा कृष्णा अल्लावरू ने कि चुनाव परिणाम आने के बाद विधायक अपना नेता चुनेंगे। मतलब तेजस्वी यादव को पहले से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके कांग्रेस पार्टी चुनाव में नहीं जाएगी। अब क्यों हो रहा है ऐसा, इस बात को सबसे पहले समझिए। सबसे पहले इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल, राहुल गांधी का मनोबल
वोटर अधिकार यात्रा में जिस प्रकार का रिस्पॉन्स बिहार में मिला है राहुल गांधी को, उस रिस्पॉन्स के आधार पर कांग्रेस के अंदर एकदम जमीन से लेकर टॉप टू बॉटम उत्साह से भरे पड़े हैं कांग्रेस के लोग। ठीक है, क्योंकि पहली बार अगर आप देखिए तो 1995 के बाद, मैं कह रहा हूं 1995 के बाद इतना बड़ा आयोजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और वो भी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में, शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में इतनी बड़ा कार्यक्रम, 16 दिनों का कार्यक्रम बिहार में कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ। अब इसका कह सकते हैं आपकी पहली बार हुआ क्यों इसका महत्व है। तो आप एक बात समझिए, सबसे पहले बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के विरोध में जो सामाजिक समूह है, जो मतदाता समूह है, वो मतदाता समूह कौन है और उनके बीच तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता क्या है। अगर केवल इस बात का विश्लेषण करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि आरजेडी का, तेजस्वी यादव का जो माई समीकरण था, वो बिहार में अब वो ताकत माई समीकरण के भीतर नहीं बची है। आपने ये महसूस किया होगा, बिहार के रहने वाले जितने भी लोग हैं और बिहार के बाहर भी जो हमारे दर्शक हैं, वो सब इस बात के साक्षी हैं, आंकड़े गवाह हैं। भले ही आप बिहार की गांवों में नहीं घूमते होंगे, मैं तो जाता हूं, मैं घूमता हूं, बिहार के अन्य जिलों में आप नहीं गए होंगे, लेकिन आंकड़े जो अखबारों में आप पढ़ते हैं, जो टीवी चैनल्स पे आप देखते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर परिणाम के जो आंकड़े हैं, उससे इस बात को साबित करना कहीं से मुश्किल नहीं है कि आरजेडी ने का जो माई समीकरण था वो लगभग आप कह सकते हैं कि उसकी ताकत 50% हो चुकी है अब। क्यों, मैं कई बार कह चुका हूं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या हुआ है कि अविश्वास, और इसके अंदर कई बार आरजेडी के द्वारा की गई कुछ गलतियों का भी असर है। आरजेडी ने गलती क्या की कि एक आध चुनाव में जब परिणाम विपरीत रहा, जब एक आध चुनाव में केवल परिणाम तो कभी भी विपरीत हो सकता है। कैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिला, इसका मतलब ये थोड़े होता है कि आरजेडी का वोट का आधार खत्म हो गया। लेकिन वही जो फैसले आए, उस फैसले को आधार बनाकर आरजेडी ने क्या किया, आरजेडी ने यह मान लिया कि मुसलमान को टिकट देने का मतलब है कि मुसलमान के खिलाफ ध्रुवीकरण हो जाएगा और हमारा मुसलमान चुनाव हार जाएगा। परिणाम क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव दर चुनाव आरजेडी ने मुसलमानों के टिकट काटने शुरू कर दिए। अब इस क्रिया की प्रतिक्रिया हुई क्या कि आरजेडी के नेतृत्व का यह फैसला, आरजेडी का जो यादव मतदाता वर्ग था, उसको अलग तरीके से लिया। उसने इस तरीके से लिया पहले कि लोकसभा चुनाव में हम नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे, विधानसभा में तेजस्वी को वोट करेंगे। यह एक रणनीतिक था। लेकिन इस रणनीति का क्या हुआ कि एक आध चुनाव में 2014-2019 में जब यह ट्रेंड रिपीट किया, तो यादव जाति के लोगों को भी हिंदू बनकर बीजेपी को वोट देने की आदत लग गई। और यह आदत का परिणाम क्या हुआ कि आरजेडी या महागठबंधन के जहां कहीं भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार मुसलमान होने लगे, तो वहां पर आरजेडी के यादव मतदाताओं ने उनको हराने का काम किया, हरवा दिया। अब उसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ कि मुसलमानों ने भी यादव से बदला लेना शुरू किया। उसके लिए एआईएमआईएम को वोट दिया। पता है आपको, पिछला विधानसभा चुनाव में सीमांचल के 5 विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम जीती चुनाव। उतना ही नहीं, उसके बाद बिहार में जितने विधानसभा के उपचुनाव हुए, आप याद कीजिए, गोपालगंज का उपचुनाव, बीजेपी के एमएलए सुभाष सिंह के निधन के बाद जब गोपालगंज का उपचुनाव हुआ, उस दौरान याद कीजिएगा कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार थे। मतलब आरजेडी, नीतीश कुमार, मतलब बीजेपी अकेली थी। फिर भी बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम देवी वहां जीत गई। इसलिए जीती कि मुसलमानों ने आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, बल्कि वहां एआईएमआईएम ने
जो उम्मीदवार खड़ा किया उसको 12,000 वोट मिले और आरजेडी का उम्मीदवार लगभग 1800 वोट से चुनाव हार गया। और ऐसा हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि सीवान की राजनीति में हिना साहब को टकराना पड़ा वहां यादव जाति के मतदाताओं से। यादवों ने हिना साहब को स्वीकार नहीं किया, तो उसकी प्रतिक्रिया हुई गोपालगंज में। सीवान की प्रतिक्रिया गोपालगंज में हुई। अब उसके बाद बढ़िए, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? 2024 के लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जो 2 मुसलमान उम्मीदवार थे, तारिक अनवर और मोहम्मद जावेद, वो जीत गए। लेकिन आरजेडी का 2 मुसलमान उम्मीदवार, मधुबनी से अली अशरफ फातमी और अररिया से सरफराज शाहनवाज आलम, दोनों के दोनों हार गए। क्यों हार गए? इसलिए हार गए कि यादव जाति के लोगों ने वोट नहीं डाला। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा बड़ा नेता, मुसलमान नेता, विधानसभा चुनाव हार जाता है। क्यों हार जाता है? इसलिए कि यादव जाति के लोग वोट नहीं देते। अब ये सब चीज लगातार सेटल होती गई। लगातार जब होता क्या है ना कि जब कोई घटना बार बार दोहराई जाती है तो वो ट्रेंड बन जाता है। उसके बाद चलिए, लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहला उपचुनाव होता है रुपौली विधानसभा सीट पर। रुपौली में मुस्लिम मतदाताओं ने वहां आरजेडी की बीमा भारती को वोट नहीं देकर किसको वोट दिया? निर्दलीय शंकर सिंह को वोट दिया। चलिए, उसको भी अपवाद मान लीजिए, उसको भी आप अपवाद मान सकते हैं। फिर चले आइए 4 विधानसभा सीट का लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ एक बार फिर, बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज में। बेलागंज में क्या हुआ? ओसामा साहब पहुंचे। तब तक ओसामा साहब और हिना साहब आरजेडी ज्वाइन कर चुके थे। ओसामा साहब पहुंचे वहां पर आरजेडी के विश्वनाथ यादव, सुरेंद्र यादव के पुत्र का चुनाव प्रचार करने के लिए। वहां मुसलमानों ने ही हुटिंग किया वहां ओसामा साहब का, और मुसलमानों का वोट मिला जेडीयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी को। मुसलमानों का वोट मिला प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को। लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार को मुसलमानों का वोट नहीं मिला। यह प्रतिक्रिया थी मुसलमानों की। और अब जिस प्रकार से ये घटनाएं घट रही है वो एक ट्रेंड बनता जा रहा है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, जब कोई घटना बार बार दोहराई जाती है तो वही ट्रेंड बन जाता है। तो जब मुसलमान और यादव बट गए तो फिर आरजेडी की ताकत घट गई। वैसे ही दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा सब आरजेडी का साथ पहले छोड़ चुके थे। तो अब आरजेडी के पास ताकत कम बची, तेजस्वी यादव के पास ताकत कम बची है। और इस बात का एहसास राहुल गांधी को है। इस बात का एहसास कांग्रेस के थिंक टैंक को है कि मुसलमानों ने आरजेडी का साथ लगभग छोड़ दिया है। यादव वोट बट जा रहा है, बीजेपी को के तरफ भी जा रहा है। और उसी दौरान लाइट में आते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जहां जहां जा रहे हैं हर जगह कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो मैं आबादी के अनुसार टिकट दूंगा। उधर ओवैसी इसी बात को कह रहे हैं कि मुसलमान क्या यादवों का दरी बिछाने के लिए है। इसका असर क्या पड़ा? इसका असर यह पड़ा कि मुसलमान कहीं भी जाए तेजस्वी यादव को अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी को यह भी पता है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने मंच प्रदान नहीं किया मुसलमानों को, ये सबसे बेहतर समय है जब कांग्रेस, चूंकि राहुल गांधी की स्वीकार्यता है मुसलमानों में, कन्हैया कुमार की स्वीकार्यता है मुसलमानों में, पप्पू यादव का उस क्षेत्र में, कोसी सीमांचल में, मिथिलांचल के इलाकों में मुसलमान मतदाताओं में स्वीकार्यता है। यह बात कांग्रेस के थिंक टैंक को पता है। तो यदि अभी अगर कांग्रेस ने इस मुसलमान मतदाताओं को अगर प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराया तो यही मुसलमान यदि एक बार चले गए प्रशांत किशोर के पास, या एक बार बड़ी सफलता मिल गई बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को, तो फिर वहां से खींच कर लाना वैसे ही मुश्किल होगा जैसे कांग्रेस पार्टी आज 90 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार उम्मीद कर रही है कि मुसलमान उसके साथ आ सकता है। कितने वर्ष हो गए? 90 में छोड़ा था मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ। क्यों छोड़ा था? भागलपुर दंगे के कारण,
छोड़ा था इसलिए कि लालू यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोका था, लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था। इस कारण से मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़कर लालू यादव को अपनाया था। उससे पहले तो स्थिति यह थी कि कांग्रेस के जो अंतिम मुख्यमंत्री थे बिहार में, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, उनको तो लोग मोहम्मद जगन्नाथ कहा करते थे। मतलब मुसलमानों के बीच एक छत्र लोकप्रियता थी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की। मुसलमान बिहार का मुस्लिम नेता को स्वीकार कम करता था, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को ज्यादा स्वीकार करता था। और यही कारण था कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने अपने नाम से मिश्रा तक लिखना बंद कर दिया था। कई हिंदूवादी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उन दिनों डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को मोहम्मद जगन्नाथ कहकर चिढ़ाया करते थे। यह रहा है बिहार का इतिहास, मुस्लिम राजनीति का इतिहास यह रहा है। तो राहुल गांधी को यह पता है कि एक बार यदि ये फिर विकल्प ढूंढा, कोई विकल्प मिल गया, तो फिर अगला 10-15 साल 20 साल तक तो फिर नहीं आएगा वो समय। तो उस मुस्लिम मतदाताओं को मंच प्रदान करने के लिए यदि कांग्रेस आगे नहीं आएगी तो कोई प्रशांत किशोर को फायदा मिलेगा, किसी ओवैसी को फायदा मिलेगा। तो यह एक कारण है जिस कारण से कांग्रेस पार्टी अब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं की है और न करना चाहती है। और कांग्रेस को पक्का विश्वास है कि कन्हैया कुमार, पप्पू यादव के सहारे कांग्रेस उस वोट बैंक को वापस ला सकती है। अब चलिए दलित वोट बैंक पर। राहुल गांधी को यह पता है कि पासवान चिराग पासवान के साथ है, मुसहर समाज के लोग जीतन राम मांझी के साथ है, लेकिन इसके अलावे 5% पासवान, 2.5% मुसहर, 7.5% रेस्ट जो बचते हैं 12% दलित। उस दलित को कांग्रेस पार्टी अपने साथ ला सकती है, ऐसा कांग्रेस पार्टी को लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक को ऐसा लग रहा है। और यह लगने का कई कारण है। जिस प्रकार से दलित चिंतक, दलित बुद्धिजीवी लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और उसका कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बिहार में राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब राजेश राम को आगे करके कांग्रेस दलित राजनीति करना चाहती है बिहार में। इसीलिए गाहे बगाहे आपने सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने इस बात का इशारा किया है कि हम राजेश राम को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो एक बार जब एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि नहीं, राजेश राम मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई दलित मुख्यमंत्री बन सकता है, तो फिर मतदाता आकर्षित होते हैं। आज पासवान जाति के लोग क्यों चिराग पासवान के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं? इसलिए कि उनके अंदर चिराग पासवान में सीएम मुख्यमंत्री मटेरियल दिखता है। जीतन राम मांझी के साथ जीतन राम मांझी का समाज क्यों एक टांग पे खड़ा है? इसलिए कि जीतन राम मांझी सीएम बन चुके, बड़े नेता हैं। आज नीतीश कुमार के साथ यदि कुर्मी समाज के लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं तो इसलिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और आगे भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये स्वाभाविक होता है। इसीलिए जब तक दलित को अगर लगेगा कि कोई दलित मुख्यमंत्री बन सकता है बिहार का, तभी दलित आएंगे उसके पास। तो इसी कारण से कांग्रेस पार्टी लगातार राजेश राम को अब प्रमोट कर रही है। तो राहुल गांधी के तुरुप के 3 इक्के हैं, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और राजेश राम। और इसी के सहारे कांग्रेस पार्टी आगे राजनीति करना चाहती है बिहार में। साथ ही एक और चीज कांग्रेस पार्टी के दिमाग के अंदर चल रहा है। गाहे बगाहे मान लीजिए कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो कांग्रेस के अंदर यह बात भी चल रही है कि अगर एक बार इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा कि किसी कांग्रेसी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि यदि एक बार फिर तेजस्वी यादव बन गए मुख्यमंत्री तो कांग्रेस पार्टी ने बी टीम बनकर लालू प्रसाद यादव के दिनों में जब समर्थन देना शुरू किया तो लगातार 20 साल तक बी टीम बनकर झोला ढोया, बी टीम बनकर रही, लालू प्रसाद यादव की दया पर निर्भर रही। तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो तेजस्वी यादव की दया पर कांग्रेस नहीं रहेगी? आसान सवाल है। और 5वां जो मैं बता रहा हूं कि निशाना पर 2029 का लोकसभा चुनाव है।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब कांग्रेस के सांसदों की संख्या बढ़ेगी। और सांसद बढ़ेंगे कहां से? राज्यों से बढ़ेंगे ना, बिहार से बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश से बढ़ेगा। दक्षिण भारत तो वैसे भी मैंने एक तरह से महागठबंधन के लिए स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन कांग्रेस कमजोर है। पश्चिम बंगाल में वो स्थिति नहीं है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, ऐसे राज्य में कांग्रेस पार्टी के लिए संभावनाएं हैं। तो संभावना तो इन्हीं राज्यों में ढूंढना पड़ेगा। यही राहुल गांधी का मास्टर प्लान है, और इस मास्टर प्लान से निश्चित रूप से विपक्ष को समझ में आ रहा है कि खतरा कितना बड़ा है। एक और बात मैं बताऊं अंत में, बिहार में मैंने पहले भी कहा है कई वीडियो में, बिहार की वर्तमान स्थिति यह है कि बिहार में एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग ऐसा है जो न नीतीश कुमार को चाहता है, न चाहता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना। वो तेजस्वी यादव ना मुख्यमंत्री बन जाए, इसलिए वो नीतीश कुमार को वोट डालता है मजबूरी में, और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है तो बीजेपी सत्ता में नहीं आए, इसीलिए तेजस्वी यादव को वोट डालता है। कांग्रेस वैसे दोनों मतदाता समूह के लिए स्वीकार्य हो सकती है। यह संभावना स्पष्ट दिख रही है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों ना इसका फायदा उठाए। यही कांग्रेस के दिमाग में चल रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमारी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।